क्रेडिबिलिटी जो है वो रहनी चाहिए। जब हम लोग लाइव हो चुके हैं तकरीबन। हाँ, ओके ओके ठीक। वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने आज के इस ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में मुल्क के मारूफ सहाफ़ी, रोज़नामा ख़बरें के चीफ एडिटर और ज़मीनी सतह पर काम करने वाले हम सबों के लिए आइडियल और रहनुमा जनाब कासिम सैयद साहब हमारे साथ हैं। आज का हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल ही अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर कहते हैं, ये समझिए कि प्रोग्राम तय हुआ और हमारे मुशफ़िक़ व मुकर्रम जनाब कासिम सैयद साहब ने वक्त दे दिया। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, एजाज़ की बात है। तो मैं सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम में जनाब कासिम सैयद साहब का इस्तकबाल करता हूँ। सर, आपका इस्तकबाल है, वेलकम। शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये आज मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है ये यूपी इलेक्शन के तनाजुर में है। जाहिर सी बात है कि इस वक्त 2022 का उत्तर प्रदेश इलेक्शन चल रहा है और चल क्या रहा है कि अब तकरीबन खात्मे के करीब है। 6 फेज़ का इलेक्शन हो चुका है और 7 मार्च को आखिरी मरहले का इलेक्शन है। उसके बाद 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। इस दौरान जब से इलेक्शन शुरू हुआ, इलेक्शन से पहले से बहुत सारे दावे चल रहे थे। इलेक्शन जब से शुरू हुआ उसके बाद भी बहुत सारे हर पार्टी ने अपने अपने तौर पर अपने अपने दावे करने शुरू किए। लेकिन इस बीच हमने ये देखा कि हमारे कुछ सहाफ़ी और कुछ हजरात जो ज़मीनी सतह पर जुड़े हुए थे, ज़मीनी सतह पर एक एक गांव, एक एक घर और एक एक मोहल्ले का दौरा कर रहे थे, एक एक शहर का, और वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे आवाम से, पब्लिक से कि भाई आपका क्या रुझान है, आप क्या देखते हैं। तो उन्हीं में से एक जनाब कासिम सैयद साहब एक नुमाया चेहरा है जिन्होंने यूपी इलेक्शन में बड़ी मेहनत की है और बड़ी जिद्दोजहद की है और ज़मीनी सतह पर लोगों को टटोला है, खंगाला है और उनसे उनकी राय मालूम की है कि भाई इस इलेक्शन में आपका क्या नज़रियात है। तो हमारी ये ख्वाहिश हुई कि अब आखिरी मरहले का इलेक्शन बाकी है, तो आप समझिए कि आखिरी मरहले जो फैसला होना था तकरीबन मैं समझता हूँ कि हो चुका है। अब आखिरी मरहले का इलेक्शन जो है वो बस ऐसे ही है। तो इन 6 मरहलों के इलेक्शन के ताल्लुक से मैं कासिम सैयद साहब की राय, उनके ख्यालात और उनके ज़मीनी सतह पर जो उन्होंने आवाम से मुलाकात की, किसानों से मुलाकात की, नौजवानों से मुलाकात की और बिलखुसूस क्या कहते हैं उसमें बेरोज़गार नौजवान भी थे, उसमें क्या कहते हैं बहुत सारे ऐसे किसान थे जो कहते हैं बहुत सारे मसाइल से जूझ रहे हैं और किसानों के जो मसाइल हैं, तो मुख्तलिफ शोबे हयात के मुख्तलिफ तबका के मुख्तलिफ अफराद से कासिम सैयद साहब की मुलाकात हुई है। तो मैं चाहूँगा कि इसी मौजू पर कासिम सैयद साहब सवालात और जवाबात नहीं बल्कि एक तरह से हम लोगों की बातचीत होगी जिसमें कासिम साहब अपने तजर्बात को भी बयान करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि डेस्क पर तो बहुत काम किया कासिम साहब ने, लेकिन ज़मीनी सतह पर काम करने का शायद इनका ये पहला या दूसरा तजर्बा है, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा तजर्बा रहा जैसी हमारी बातचीत हुई है। तो मैं जानना चाहूँगा कासिम साहब से कि आज जो है अपने तजर्बात को हम हमसे शेयर करें, ताकि हम जैसे जो लोग इस मैदान में टूटी फूटी में काम कर रहे हैं तो हमें भी तजर्बा हो और हमारे नाजरीन भी यूपी इलेक्शन को समझने की सही सिमत में समझने की कोशिश करें। तो कासिम साहब, मैं एक बार फिर अपनी टीम की जानिब से बसीरत ऑनलाइन के तमाम समझिए जो हमारे टीम के अरकान हैं तमाम की जानिब से मैं आपका बसीरत ऑनलाइन के इस खास प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूं और मैं आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहले तो आप क्या जो इस इलेक्शन के ताल्लुक से यूपी 2022 के इलेक्शन के ताल्लुक से जो आपका दौरा हुआ, आपका सफ़र हुआ गांव गांव और शहर शहर, तो आपके लिए ये तजर्बा कैसा रहा? सबसे पहले तो इस पर रोशनी डालिए, फिर आगे हम बात करें। देखिए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने नाज़रीन के साथ जोड़ा और जो भी तजुर्बा है हुआ है उसको शेयर करने का मौका दिया। मैं तकरीबन पहले फेज़ से लेकर 5 फेज़ तक के चुनाव में मैं गया हूँ और 5 फेज़ के ज़मीनी हालात का जायज़ा लिया है। तो 2-3 बातें मोटी-मोटी समझ में आई जो शायद इससे पहले समझने का मौका नहीं मिला था। इसलिए कि ज़मीन पर काम करना और डेस्क पर काम करना या ड्राइंग रूम में बैठकर हालात का तज़किया करना और गाँव और खेतों में जाकर पतली पगडंडियों से गुजरकर धूल का सामना करके फिर आम आदमी तक पहुंचना और उससे उसके दिल की बातें सुनने का तजुर्बा एक बिल्कुल अलग नौइयत का है। और उससे एक अंदाज़ा ये भी लगा मजमूई तौर पर
कि जो जिन मसाइल का तज़किरा होता है, जो मसाइल ड्राइंग रूम में या शाम को टीवी चैनलों की बहसों में और उनकी ख़ास मजलिसों में, जिन्हें हम प्राइम टाइम कहते हैं, जिन मौज़ूआत पर बहस होती है, जो गुफ्तगू की जाती है, उन मसाइल का ज़मीनी सतह पर कहीं कोई वजूद नहीं होता, बल्कि नॉन इशू को इशू बनाकर पेश करने की कोशिश होती है ताकि जो असल मसाइल हैं वो उसके पसे पर्दा चले जाएं। पहला तो इस हकीकत का एहसास हुआ। दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और जो इसके 7 फेस हैं, तो हर फेस के मसाइल, हर फेस के अवाम का जहन, उनकी सोच और उनका रद्द-ए-अमल, वो जो ज़मीन है उसी ज़मीन के हिसाब से वो बदलते चले गए। मिसाल के तौर पर अगर आप जिसे जाट लैंड कहते हैं, जो पश्चिमी यूपी का हिस्सा है, और जाट लैंड से फिर जुड़ा हुआ रुहेलखंड है, जहाँ मुस्लिम आबादी की अक्सरियत कही जाती है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, जो यादव लैंड कहलाता है आमतौर से, तीसरा फेज़ जहाँ हुआ। फिर चौथा फेज़ जो सेंट्रल यूपी है, थोड़ा-सा बुंदेलखंड है उसके अंदर, तो उसका बिल्कुल अलग मामला। और जब आप 5वें फेज़ में जाते हैं, तो वहाँ सूरत-ए-हाल बिल्कुल ही बदल जाती है। मिसाल के तौर पर पश्चिमी यूपी के जो 2 फेज़ हुए, पहले तो मैं मामले की बात कर लूँ, मसाइल की। जो पश्चिमी यूपी के 2 फेज़ थे, वहाँ पर कम्युनलिज़्म एक मसला रहा है हमेशा। यहाँ फ़िरक़ावारियत बहुत हसास हद तक मौजूद है और फ़सादात भी इसी इलाके में ही ज़्यादातर होते रहे हैं। तो उस पहले मरहले में और दूसरे मरहले में आपने अगर जायज़ा लिया होगा, तो अपोज़िशन और हुक्मरान जमात दोनों ने बहुत संभल कर बैटिंग करने की कोशिश की थी और इस खित्ते में ख़ास तौर से वो मसाइल उठाए जो फ़िरका वाराना नोयत के थे और बहुत हसास थे। मिसाल के तौर पर पलायन का मसला, जो बहुत ज़ोर-शोर से उठाया गया, वो कैराना के पस मंज़र में था और सब जानते हैं कि एक ज़माने में इस इशू ने उत्तर प्रदेश में काफ़ी भौचाल पैदा कर दिया था। हालाँकि बाद में जिन्होंने ये मसला पैदा किया था, उन्होंने खुद तरदीद कर दी थी कि ऐसा कोई मामला नहीं है और ये खालिस माशी जो है एक पलायन था, इसका सियासत से या मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं था। चौधरी हकम सिंह साहब ने, जो अब आजहानी हो चुके हैं। तो उस खत्ते में ये एहसास हुआ कि यहाँ फ़िरक़ावाराना जो तनाव हमेशा पाया जाता रहा है, हैरत अंगेज़ तौर पर ये लगा कि जिस तरह की बातें कही जाती थीं, तो ज़मीनी सतह पर भी मुसलमानों और जाटों के दरमियान एक एक इत्तेहाद, मज़बूत इत्तेहाद वहाँ देखा गया, यानी अमली तौर पर देखा गया। और मुझे ये बात कहने में किसी भी तरह का कोई तकल्लुफ़ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए कि राकेश टिकैत ने उसको फ्यूज़ करने में बहुत अहम रोल अदा किया है। जब भी कोई बड़ा मसला उठाया गया, तो राकेश टिकैत ने आगे आकर उसका दिफ़ा किया और उसकी हवा निकाल दी। मैं वो चूँकि बहुत वक़्त हो चुका है, मैं उसकी तफ़सील में नहीं जाना चाहता। जैसे हिजाबी का मसला उठा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हिजाब नहीं, अभी तो हिसाब का टाइम है, अभी तो हमें हिसाब लेना है, हिजाब को बाद में देखेंगे। एक जुमले में पूरा हिजाब का तनाज़ा जो है वो हवा हो गया। या हमारे योगी जी ने जिस तरह के बयानात दिए थे, या इलेक्शन से पहले ख़ास उन्होंने जो बयान दिए, जिस दिन वोटिंग हो रही है उसकी सुबह को, जैसे कभी ये कहा कि अगर यहाँ पर ऐसी सूरत-ए-हाल, अगर उनको समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा था कि उनको वोटों को नहीं रोका गया, तो ये इलाका फिर केरल और कश्मीर और बंगाल बन जाएगा। उनका इंडिकेशन क्या था सब जानते हैं। 80-20 का इशू भी इसी खित्ते में उठाया गया। और इसी तरह से उनका एक और बयान जो था योगी जी का, और वो बयान इत्तेफाक से, हुस्न इत्तेफाक मैं कहूँगा, वो उल्टा ही पड़ा। कि जैसे उन्होंने कहा कि मैं कैराना में कहा था कि मैं मई-जून की गर्मी इसको शिमला बना दूँगा या इस इलाके को। इस तरह की जो बयानात आए गए, वो बयानात बीजेपी के खिलाफ जाते चले गए और माहौल गैर महसूस तरीके से बनता चला गया। इसके बाद और जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम इधर आते हैं, जब तीसरा मरहला जब शुरू होता है, तो तीसरे मरहले तक आपको लगता है कि यहाँ समाजवादी पार्टी या गठबंधन जो है उसका तेज मिला हुआ है, उसका हाथ ऊपर है।
जी। लेकिन जब चौथा मरहला आता है तो यहाँ पर बीजेपी वापस दिखाई दे रही है चौथे मरहले में। अच्छा। और चौथे के यानी चौथे के साथ ही वो दीगर पार्टियां भी दीगर उसके अंदर शामिल हो जाती हैं, यानी कांग्रेस और बीएसपी की मौजूदगी यहाँ पर शुरू हो जाती है। शुरू हो जाती है। चौथे मरहले से चौथे मरहले में, फिर पांचवें मरहले में, फिर छठे मरहले में। जब सेंट्रल यूपी से जब चुनाव आगे जाता है, यानी जब चौथा मरहला शुरू होता है, तो जी। जिसमें जिसमें आपका ये लखनऊ का हिस्सा और उधर थोड़ा सा बुंदेलखंड का हिस्सा, जी। ये सब चीजें जब होती हैं तो यहाँ पर कांग्रेस, बीएसपी भी जी। अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। और पांचवा मरहले में आकर क्या होता है कि एकदम जो ये कम्युनलिज्म यहाँ खत्म हो जाता है और जी। फिर जात पात का मसला आ जाता है। यानी जो उत्तर यूपी है, मशरक़ी यूपी, वहाँ पर कम्युनिज्म कम्युनलिज्म इतना बड़ा मसला नहीं है, वहाँ जात पात है। और जी। जात पात की बुनियाद पर सियासत होती है, क्योंकि वहाँ छोटी छोटी जातें जिन्हें कहा जाता है, हम इस चीज़ को नहीं मानते, जी। लेकिन वो छोटी छोटी जातें जिन्हें कहा जाता है, उनके छोटे छोटे पॉकेट हैं, ग्रुप हैं, उनकी अपनी पार्टियां हैं। और जी। वो पार्टियां मोल तोल करती हैं, भाव-ताव करती हैं, किसी कोई 2% है, कोई 4% है। इनकी बड़ी पावर है, कोई 4 ज़िलों में है, कोई 6 ज़िलों में है, कोई 2 ज़िलों में है, लेकिन उनकी मौजूदगी है। और अखिलेश यादव को इस बार ये एडवांटेज हासिल है कि 2014 से लेके 2019 तक बीजेपी ने जिस सोशल इंजीनियरिंग पर काम किया था और जी। उसकी बुनियाद पर उसका वोट वोट जी। हाँ, माफ़ कीजिएगा। जी। जिस बुनियाद पर उनका सोशल इंजीनियरिंग की वजह से उसका वोट परसेंटेज अचानक जो है वो बढ़ गया था और वो 40% 41% हो गया था और जी। उसने बीजेपी की आंधी ला दी थी। तो ये जो एक कॉकटेल तैयार किया था जात-पात का और फ़िरकापरस्ती का मिलाकर, जो पॉलिटिकल कॉकटेल तैयार किया था बीजेपी ने, वो 3 चुनाव में उसने उसको अच्छे तरीके से पेश किया। यानी 2014 में, फिर 2017 में और फिर 2019 में। जी। लेकिन मैंने ये देखा कि अखिलेश यादव ने बड़ी तेज़ी के साथ उस सोशल इंजीनियरिंग को बनाकर एक माहौल पूरी तरह बदल दिया है। और देखना ये है, छठे जी। मरहले में ये नज़र भी आया है कि बीजेपी वहाँ बहुत दबाव में रही है और उस छठे मरहले में बीएसपी भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर बनकर उभरी है। मैं ये नहीं, अभी सूरत-ए-हाल इतनी गुंजलक है, यानी 3 फेज़ तक एकदम क्लियर मामला लग रहा था कि जी। गठबंधन जो है वो चुनाव जीत रहा है। जी। लेकिन तीसरे मरहले के बाद जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, उसकी पेचीदगियाँ बढ़ती गईं। उसमें पब्लिक बहुत होशियार है। पब्लिक आपसे माइक पे कुछ कहती है, फिर चाय के ढाबे में बैठ के बात करिए तो फिर अपनी दिल की असली बात बताती है। मिसाल के तौर पर कोई ये कह रहा है कि हम बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी ने हमारे लिए ये किया, वो किया। लेकिन जब वो ढाबे में बैठ के चाय पीता है साथ में, तो कहता है नहीं, मैं तो साइकिल का आदमी हूँ या मैं फलाने का आदमी हूँ। तो जी। वहाँ पर फिर वो राजभर का आदमी हो जाता है या फिर वो वहाँ पर जो दूसरी शाखियाँ हैं, मल्ला हैं, ये फिर जी। अपनी-अपनी ज़ातों की तरफ चले जाते हैं। जी। एक चीज़ और इसमें जो महसूस हुई कि मुस्लिम वोट 3 मरहलों तक यकसू रहा है। अच्छा। यानी उसने एक तयशुदा उसका एक ज़हन में था कि मुझे किसको वोट देना है और उसने उसी को वोट दिया। चौथे मरहले से, जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ बीएसपी और कांग्रेस की भी मौजूदगी है। अब वो मौजूदगी कितने सीटों में बदलती है, उसके बारे में कोई पेशन-गोई नहीं की जा सकती। इसलिए कि मसला क्या है, आप अगर डिबेट देख रहे होंगे जी। सोशल मीडिया पर जो वो डिबेट हो रही है या जो टीवी चैनलों पर हो रही है, तो जी। उसमें कोई इस इंतहा तक जा रहा है कि अखिलेश यादव की आंधी चल रही है। जी। ठीक है? सही। और कोई ये कह रहा है कि नहीं, बीजेपी जो है वो सीटें तो कम होंगी लेकिन बीजेपी ही आ रही है। आ रही है। और कोई अखिलेश यादव को 250 प्लस सीटें दे रहा है, उस पे कुछ सुनने को तैयार नहीं है। कोई जी। कहता है कि 325 से बीजेपी कितना घटेगी, 100 सीटें घटेगी, 125 जी। सीटें घट जाएगी, फिर भी वो अपनी 200 सीटें अगर ले आती है, तो वो सरकार बनाने से उसे कोई रोक नहीं सकता। जी। इसलिए कि अखिलेश के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं,
ये बात कही जा रही है, मैं ये बात नहीं कह रहा, जो राजभर जुड़े हुए हैं, जी इवन जयंत चौधरी जुड़े हुए हैं। अगर जयंत चौधरी के नज़र में 2024 का चुनाव नहीं होगा और वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में दिलचस्पी रखते होंगे तो वो भी जा सकते हैं, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो यही रहा है, लोकदल का, जी राजभर का भी यही रहा है। तो अखिलेश को अगर कुछ सीटें कम पड़ती हैं तो कांग्रेस के अलावा कोई नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी सरकार बनाना चाहेगी और उसको 25 30 40 सीटों का अगर कोई नुकसान हो रहा होगा तो वो मैनेज कर सकती हैं, जी जैसे कि उसने दीगर रियासतों में अपनी इस सलाहियत का मुजाहरा किया है। बिल्कुल तो बेशक। मुस्लिम वोट थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है आगे जाकर, यानी अभी छठा मरहला है, 7वें में और ज्यादा मुझे लगता है। जैसे वहां पर कुछ सीटों पे, 2 3 सीटों पे एमआईएम का उम्मीदवार भी लड़ रहा है। वो जी भले ही न जीते, लेकिन वो हरा सकता है किसी को। लेकिन वो, हाँ, वो सोच रहे हैं हम जीतेंगे, लेकिन मेरा अपना आकलन ये है कि या तो वो जीत जाएंगे, लेकिन वो किसी का नुकसान जरूर कर सकने की सलाहियत रखते हैं। तो अब जाहिर है कि जो इस खित्ते में मुस्लिम डिवीजन नहीं हो रहा था, वहां जाकर डिवीजन थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। नजर आ रहा है। जी। अ, असल आपने तो माशाल्लाह कहते तकरीबन समझिए कि पूरा तज्जिया बयान कर दिया है। मैं एक बात और ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की हवा की बात चल रही है, और बज़ाहिर कहते हैं जो लोग तज्जिया कर रहे हैं उसमें यही कह रहे हैं कि या तो समाजवादी या फिर कहते हैं योगी। कांग्रेस और बीएसपी, कांग्रेस को तो हम देखते हैं कि प्रियंका गांधी एक काफी अरसे से यूपी पर फोकस करके पूरी मेहनत कर रही है। लेकिन जब हम बीएसपी मायावती को देखते हैं तो हमें उनकी जो मेहनत या उनकी कहते हैं उनके अंदर का वो जोश वलवला नजर नहीं आता है। तो आप कांग्रेस और बीएसपी को कहाँ देखते हैं, किस नजर, किस नजर? देखिए, मैं लखनऊ में मेरी कांग्रेस के कई लीडरों से मुलाकात हुई, जी जो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते। जी उनसे जो बात हुई वो बहुत साफ गोई से ये बात उन्होंने उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया जी कि ये जो चुनाव है, ये हम जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमें मालूम है कि हम नहीं जीत रहे हैं। जी लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस चुनाव से कांग्रेस पार्टी का वर्कर ग्रूम हो गया है। वो जी सड़कों पर निकल आया है, उसके अंदर हलचल पैदा हुई है, जोश पैदा हुआ है। उनका जी कहना यह है कि हम 2024 के लिए बसात बिछा रहे हैं जी और उसके लिए हमें इलेक्शन लड़ना भी ज़रूरी था। अब नेशनल पार्टी है, हमारी मौजूदगी भी ज़रूरी थी। जी लेकिन हमारी ताकत क्या है, हमारी मुट्ठी में क्या है, ये हमें अच्छी तरह पता है। हम बहुत ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला नहीं हैं। तो जी आम तज्ज़िया निगार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो अब 5 से 10 सीटें भी अगर ले आती है तो वो उसका जो है एक अच्छा मुज़ाहरा माना जाएगा। जी हालाँकि कांग्रेस वाले भी 10 सीटें अगर आ जाती हैं तो वो इसको भी अपने लिए एक मौज़ा समझने के लिए तैयार हैं। तो कांग्रेस ने पहले से उसकी तयशुदा ये पॉलिसी है कि हम अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं और हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं यूपी में। पहली बात तो ये। जी जहाँ तक मायावती का ताल्लुक है, मायावती की स्ट्रेटजी बहुत साफ है। मायावती ने इस बार अब ना वो जो है रैलियाँ नहीं की हैं। मायावती ने जो एक वर्करों के साथ जो तालमेल उनके कोऑर्डिनेटर करते हैं, वो भी नज़र नहीं आया है। जी लेकिन मायावती का वोटर और खुद मायावती और उनके जो वर्कर हैं, वो बहुत साइलेंट मूड में काम कर रहे हैं। जी और मायावती एक फैक्टर है, उसको न जो भी नज़रअंदाज करेगा, जी बाद में उसको उसका अफ़सोस होगा कि हमने मायावती को नज़रअंदाज क्यों किया। मायावती ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है और जी मुझे ये लगा कि उनका फ़ोकस 40 50 सीटों पर है कि हम अगर 40 50 सीटें ले आते हैं, तो हम किंग मेकर या गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। क्योंकि माज़ी का तजुर्बा ये रहा है कि मायावती को किसी के साथ सरकार बनाने में कोई तकल्लुफ़ नहीं रहा। जी और आम लोग ये कहते हैं कि अगर बीजेपी को ये ज़रूरत पड़ी कि वो सरकार बनाए, तो वो या तो किसी की मदद लेकर सरकार बना सकती है या जी किसी छोटे से फैक्शन को सपोर्ट देकर सरकार 2024 तक वो उसको चला देगी और हाँ, 2024 के बाद फिर वही कर सकती है जो बीजेपी करती आई। करती आई। लेकिन अब मैं एक बात आपको यहाँ और बता दूँ, जो मुझे महसूस हुआ और आपने भी शायद महसूस किया होगा। पॉलिटिक्स में और जर्नलिज्म में बॉडी लैंग्वेज की बड़ी अहमियत होती है कि बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। जी आपने बीजेपी के लीडरों की बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, प्रधानमंत्री से लेके और योगी तक। आपको चेहरे पर तनाव ज़रूर नज़र आया होगा।
इसका जी, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। गड़बड़ अब है। मुझे सूत्रों से ये इत्तला मिली कि इधर कुछ दिनों से आरएसएस के हेडक्वार्टर में लगातार उत्तर प्रदेश को लेकर मीटिंग हो रही हैं। जी, और इसके अलावा आपने ये अगर इस चीज़ को नोट किया होगा एक सहाफ़ी के हैसियत से, कि जब योगी ने पिछले दिनों रोड शो किया गोरखपुर में, तो उनके माजी में जैसे अमित शाह भी शामिल होते थे या मोदी भी उनके साथ साथ नजर आते जी, थे। इस बार आपने देखा होगा कि योगी के साथ मोदी और अमित शाह ने एक डिस्टेंस बना के रखा है। जी, जिस दिन उनका रोड शो हो रहा था उसी दिन किसी दूसरे जिले में आसपास के अमित शाह का रोड शो हो रहा था। तीसरी बात ये नोट करिए कि प्रधानमंत्री वजीर आजम मोदी जी ने बनारस में डेरा डाल दिया है। जी, बनारस में डेरा क्यों डाला है? तो मुहस्सीन का ये कहना है कि बनारस की सीटों में अगर नुकसान होता है बीजेपी को, तो इसका सरासर नुकसान, ये ब्लेम जो है वो वजीर बराह आजम, रास्त वजीर आजम के ऊपर वजीर आजम जाएगा। को पर जी, जाएगा बेशक। तो उसमें ये नहीं कर सकते कि योगी की वजह से ऐसा हुआ है, इसलिए उन्होंने डेरा डाल दिया है और मेरा ख्याल है कल तक वो वहाँ जरूर रहेंगे। जी, तो बीजेपी में कहीं ना कहीं परेशानी है, तनाव है, और ऐसा लग रहा है कि बसात उनके हाथ से शायद छूट रही है। छूट रही है। मैं ये कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, मैं पेशन गोई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब हमने यहाँ से लेके वहाँ तक किया, तो एक चीज़ आपने अखिलेश की नोटिस किया होगा आपने कि अखिलेश के लहजे में ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी है। मैं ज़रूरत से ज़्यादा के लफ्ज़ को इन्वर्टेड कॉमा में कर रहा हूँ। जब इस तरह का परसेप्शन बन गया है कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन आ रहा है, तो उनके वर्करों ने जो पहले, दूसरे, तीसरे फेज़ में जो मेहनत नज़र आ रही थी, हमको ऐसा लगा कि जो रिपोर्टें आई हैं, उस रिपोर्ट के बाद समाजवादी पार्टी का वर्कर थोड़ा-सा ढीला पड़ा है, ये सोचकर कि हम तो आ ही रहे हैं, तो मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, क्या जरूरत। ठीक है? जी, मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब हालत, सबसे ज़्यादा बेचारगी वाली, काबिल रहम हालत मुसलमानों की लगी। मुसलमानों की इसलिए लग रही है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी को बहालत मजबूरी थोक के भाव में वोट देता हुआ नज़र आया है, क्योंकि उसको ये मालूम है कि उसके पास इस इलेक्शन में कोई और ऑप्शन नहीं है। नहीं है। मायावती के साथ नहीं जा रहा है, 2017 में जो गलती उसने की थी, वो 2019 में गलती नहीं कर रहा है। उसका वोट बढ़ गया था बुरी तरीके से, और जी, बीजेपी ने मुस्लिम अक्सरियती इलाकों की सीटों पे भी कब्जा कर लिया था। जहाँ मुसलमान 30%, 34%, 40% तक थे, वहाँ भी बीजेपी को सीटें मिल गई थी। इस बार मुसलमान गलती को नहीं दोहरा रहे हैं। कम से कम पश्चिमी यूपी और आपका रुहेलखंड इलाका, और फिर उसके अलावा जो ये सेंट्रल यूपी का इलाका है, उससे इधर तक जहाँ मुसलमान हैं, शाहजहाँपुर है, लखीमपुर खीरी है, बाराबंकी है, इस तरह के इलाकों में मुसलमान इस तरह की गलती करते हुए नज़र नहीं आए। अच्छा, चलिए, एक बात ये भी पूछ लूँ चलते चलते कि हमने बीएसपी, समाजवादी, बीजेपी और कांग्रेस की बात कर ली। मजलिस कहाँ है, मजलिस कहाँ खड़ी है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इस सवाल की ज़रूरत भी थी, जी, और मैं चाह रहा था कि सवाल आप ही की तरफ से आए। असल में जी, जब हमने हमारा पहला जो पड़ाव था वो शामली का था, जी, और उसके पड़ोस में कैराना का था। तो कैराना में एसडीपीआई ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, और मुजफ्फरनगर में एमआईएम का कैंडिडेट था। जी, तो उसके अलावा और मुख्तलिफ जगहों पे कैंडिडेट थे, तो कहीं कहीं उनके कैंडिडेट बैठ गए ओवैसी साहब के। जी, और लोगों का कहना ये था कि कैंडिडेट का इंतखाब जो है जितने सही तरीके से नहीं किया गया, और उन लोगों को नहीं चुना गया कि जो उनके अंदर वोटों को खींचने की ताकत हो या कशिश हो। जी, शायद उसकी वजह ये रही हो कि ओवैसी साहब ने 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया। 100 सीटें कम नहीं होती हैं। जी, और उत्तर प्रदेश में मैंने ये महसूस किया कि ओवैसी की पॉपुलैरिटी बहुत है, ओवैसी साहब की अपीलिंग बहुत है, और ख़ास तौर से जो नौजवान तबका 17 जी, साल से और 25 साल की उम्र का जो नौजवान है, जी, वो ओवैसी साहब का दीवाना सा है, दीवाना इसमें कोई से। शक नहीं है। जी, बेशक। लेकिन आप देखिए इलेक्शन जो है वो बूथ की पावर से जीता जाता है। यानी कहा बेशक। जाता है कि 1 बूथ और 10 यूथ हो तो आपको इलेक्शन में हराना मुश्किल होगा।
जी आपका अगर वोट है और वो वोट बूथ तक आ गया, लेकिन आप बूथ मैनेजमेंट आपका नहीं है, तो आप कैसे उसको उस वोट को अपने हक में करा पाएंगे? पहली बात तो ये है जी कि तंजीमी सतह पर एमआईएम कमजोर है उत्तर प्रदेश में खासतौर से। जी मुझे ऐसा महसूस हुआ, हो सकता है मेरा तजिया गलत हो। जी दूसरी बात ये है कि माफ कीजिएगा कि ओवैसी साहब के जलसों में बहुत भीड़ आई जी और शुरू शुरू में ऐसा लगा कि शायद एमआईएम जो है वो खुद को मनवा लेगी। अब सवाल ये पैदा हुआ कि खुद को मनवाएगी तो क्या वो बिहार की तर्ज पे मनवाएगी या बंगाल जैसा हाल होगा? एक सवाल ही उठने लगा कि बिल्कुल। वह कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल जैसी हो जाएगी या बिहार जैसा यूपी में होगी। जी तो आम लोगों का ख्याल ये था कि बंगाल जैसी हालत नहीं होगी, बिहार जैसा मामला होगा। और एक ये था कि 5 से 10 सीटें एमआईएम लेके जा सकती है। इंतखाबात के शुरुआत में जब कंपेनिंग शुरू हुई थी उस वक्त जी उन्होंने अपना टेम्पू बना लिया था। तो मुझे एक ऐसा ये लगा कि या तो ओवैसी साहब ने जो टेम्पू बनाया था वो जी कब्ल अज़ वक्त बना दिया, और जब इलेक्शन का वक्त आते आते वो टेम्पू जो है वो धीरे धीरे उसका वो उतार पर आ गया। जी पहली बात तो ये है। दूसरी दूसरी बात ये हुई कि 15-20 दिन पहले, यानी इंतखाबात के पोलिंग से पहले, जी अ, एक हफ्ता पहले तक कुछ मुसलमानों का जो रुझान एमआईएम की तरफ बज़ाहिर लग रहा था, खासतौर से यंग वोटर्स का, जो जी पहली बार वोट दे रहे थे या दूसरी बार वोट दे रहे थे, जिससे भी बात करिए तो ये लगता था कि भाई इस बार तो एमआईएम को देना है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, चाहे बीजेपी आए, चाहे कोई जी आए, हमें हमें इससे मतलब नहीं। वैसे सही। हमारे लिए बोलते हैं, पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक बोलते हैं, तो इसलिए हमें उनका जो है उसका हक अदा करना चाहिए जो वो करते हैं। तो लेकिन वक्त गुजरते गुजरते मुसलमानों की थिंकिंग में फर्क आने लगा, और जब ये महसूस हुआ उनको कि समाजवादी पार्टी या गठबंधन जी बीजेपी को टक्कर देने की पोजीशन में है जी और 1 टू 1 मुकाबला हो रहा है, अ, तब उनको ये लगा कि नहीं भाई, अगर 1 टू 1 मुकाबला हो रहा है और गठबंधन बीजेपी को हराने की पोजीशन में है, जी तो हमको ओवैसी साहब को सॉरी कह देना चाहिए। और गठबंधन के पे उन्होंने अपना पलड़े में पूरा वजन डाल दिया। जी अब ये बात कहने में कोई वो नहीं है, क्योंकि चुनाव मुट्ठी तकरीबन खुल चुकी है। हाँ अब चुनाव बिल्कुल साफ है बिल्कुल कि क्या होने वाला है। अब जी हो गया सब कुछ, किसकी सरकार आ रही है यह भी एक अंदाजा हो गया है। जी तो ओवैसी साहब जो एक बहुत ही एक कहना चाहिए कि सेटबैक दे सकते हैं किसी किसी को भी, या सबक सिखा सकते थे। मेरा जी अपना तजिया ये है कि अब वो इस पोजीशन में उनकी पार्टी नहीं रही। तो 2 वजह लगती हैं, एक तो टेम्पू जो है पार्टी का वक़्त से पहले ओवैसी साहब ने बहुत हाई कर दिया था, और आप जी जानते हैं कि टेम्पू को बरकरार रखना टेम्पू बनाने से ज़्यादा चैलेंजेबल होता है। जी और दूसरा यही कि उनको लगा कि हमारा शायद एमआईएम जो है वो जीत ना सके कैंडिडेट, तो हम अपना वोट उनका, मतलब अगर 70% वोट भी किसी कम्युनिटी का किसी तरफ जा रहा है, तो उसको 100% ही समझा जाता है। जी तो मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर एमआईएम 1 से 2 सीटें भी ले आएगी, तो समझ लीजिए कि उसने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। बस। फिलहाल इसका इम्कान में नहीं लग रहा है। जो आखिरी मरहला है, इसमें 1-2 जगह उनका उम्मीदवार फाइट में ज़रूर है, जी और इनको उम्मीदें भी उन्हीं से हैं, जैसे गुड्डू जमाली की मुबारकपुर में सीट है, जी और उतरौला में अब्दुल मन्नान साहब की सीट है, और वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, फाइट दे रहे हैं सामने वाले को। जी लोग उनको मुकाबले में महसूस कर रहे हैं, तो ये अपने आप में अहम बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील से आपने बताया। एक चलते चलते मेरे जहन में एक सवाल बार बार आ रहा है, जी, मैंने किसी से पूछा नहीं लेकिन चाह रहा हूँ कि जी, एक बड़ा देवबंद की सीट पर एक बड़ा मसला ये आया सामने जी, कि हजरत मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का घराना, हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन मोहम्मद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का घराना, यानी कि कांग्रेस और मदनी खानदान, मदनी घराना उसको कभी कोई अलग नहीं कर सका। लेकिन इस मरतबा एक रिवायत को तोड़ते हुए उन्हीं के खानवादे का एक फर्द जो है वो एमआईएम का उम्मीदवार है। तो हालांकि सियासत में कभी किसी की कोई दोस्ती पक्की नहीं होती है, ना दुश्मनी होती है, लेकिन फिर भी इसको किस नज़रिए से देखते हैं मुख्तसर?
देखिए, इसके बारे में जो बात सामने आई थी, वो बात ये आई थी कि आपको याद होगा कि एक बयान इस तरह का आया था, हालाँकि बाद में उसकी उन्होंने वज़ाहत भी कर दी जी और कहा कि नहीं, कहने का मकसद नहीं था। एक बार ये बयान आया था कि हम ओवैसी को बाहर नहीं जाने देंगे, जी हैदराबाद से बाहर नहीं जी निकलने देंगे, जी 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 हिंदुस्तान जी, में समझ घुसने रहा हूँ। नहीं देंगे, है ना? बिल्कुल, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आया था इस तरह का बयान और बाद हाँ। में उन्होंने खुद मेरे साथ गुफ्तगू हुई थी, तो उसमें भी हम्म, उनका ओवैसी साहब के ताल्लुक से जी नज़रिया बदला हुआ था और जी काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने की थी, पॉज़िटिव बातें की थी। जी तो ओवैसी साहब ने, मेरा जहाँ तक अपना ख़्याल है कि वो एक सिंबॉलिक जो है तौर पर जी वहाँ अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारा और फिर वो वहाँ गए भी जी कि भाई मैं तो हिंदुस्तान का, मैं तो देवबंद तक आ गया हूँ और मैंने जी, देवबंद में आप ही के आप ही के घर खानवादे से। से एक उम्मीदवार अपनी पार्टी से खड़ा कर दिया है। जी जी तो वो कुछ लड़ाइयाँ सिंबॉलिक होती हैं। जी, वो मुझे ज़ाहिर है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं है। वो कभी, उनका सियासत से कोई लेना-देना ही नहीं कोई था। लेना देना नहीं। जी जी, बिल्कुल। हालाँकि हालाँकि उनके वालिद साहब का रहा वो चुनाव पे, वो एक वो क्या कहते हैं, दर्जा हासिल वज़ीर भी रहे वो। हाँ, जी जी, तो लेकिन सियासत से जैसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कहते हैं, उससे कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं था। चालू तो है। ये एक सिंबॉलिक जो है तरीके का कहना चाहिए कि इज़हार था। जी उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली किसी ने भी नहीं लिया। खुद एमआईएम ने भी नहीं लिया, जी जहाँ तक मैं समझता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हाँ, चलिए, बस आपका वक्त भी हो रहा है और आपको ये दीगर मसरूफियात भी हैं। चलते चलते बस आखिर में जी, जी। फाइनल करते जाए, बताते जाए कि अब आप क्या समझते हैं कि भाई यूपी किसके हाथों में जाएगा? देखिए, बस। मेरी अगर आप राय जानना चाहें, जी तो मैं जब दूसरे फ़ेज़ से तीसरे फ़ेज़ में आया, तो मुझे ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो है, जी उसको वॉकओवर मिल रहा है और बीजेपी उसका शायद मुकाबला नहीं कर पाए। लेकिन बीजेपी ने कमबैक किया है चौथे, 5वें मरहले में, लेकिन वो कमबैक इतना नहीं है कि वो उस नुकसान की भरपाई कर सके, जो नुकसान उसको 3 मरहलों में उठाना पड़ा था। लेकिन बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, उसके पास धन, बल सब कुछ है, उसके पास पार्टी हारने के बावजूद भी सरकार बनाने का तरीका उसे आता है। जी, मेरा बिल्कुल। ख़्याल है इशारों में आप जी बात जी, समझ में आ रही होगी, मैं वो उसकी वज़ाहत नहीं कर। नाजरीन भी हाँ। समझ रहे हैं अच्छी तरह से। नाज़िम समझ रहे हैं। जी तो जी मैंने जैसा कि पहले कहा, देखिए मेरी 2 राय हैं और आप कहेंगे ये दोनों राय बड़ी अजीबो-गरीब हैं। मेरी जी राय ये है कि या तो गठबंधन को अगर 250 प्लस सीटें नहीं आती हैं, जी, तो फिर सरकार बीजेपी की बनेगी। सही। अगर कम आती हैं सीटें, तो गठबंधन मामूली अक्सरियत के साथ आता है, तो अक्सरियत के बावजूद भी वो शायद सरकार नहीं बना पाएगा। और बीजेपी की कुछ सीटें कम आती हैं, तो वो हारने के बावजूद जीत जाएगी। और जीता हुआ खिलाड़ी, आप अभी देखिए इसमें 4 लाख के करीब जो बैलेट पेपर, जो पोस्टल जो जी है जी होते हैं, जी वोट, वो गिने जाने हैं, जैसे बिहार में गिने गए थे। जी 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 आपको ये भी याद होगा कि बिहार में लोगों को रिजल्ट दे दिया गया था जीतने का, लेकिन बाद में बहुत। बिहार पोस्टल। में, हाँ, हाँ, वो बिहार के सब। इलेक्शन में तो मैं मुस्तकिल फील्ड में जी, जी। था। और तकरीबन मेरा जहां तक अपना ख्याल है कि 20 से 25 सीटों पर धांधली हुई है, ये तो मैं हाँ, कहता हूँ बिल्कुल। तो वही क्या मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, कि पोस्टल बैलेट जो। एक जीती हुई इत्तेहाद को जो है, समझिए कि हाँ, जीती बाजी, वो बाजी वो पलट दी गई। पलट दी गई। पलट दी तो गई। भाई सियासत इम्कानात का खेल है और इम्कानात आजकल के तो खेल। यह है कि सत्ता के लिए जो है वो सब कुछ किया जाना, जंग और कहते हैं ना, मोहब्बत जी और जी, मोहम्मद और जंग में सब जायज है। सब कुछ जायज़ है। तो मैं तो कहता हूँ मोहब्बत और जंग के साथ सियासत भी जोड़ दीजिए जी कि जी, अब मोहब्बत, जंग और सियासत में सब कुछ जायज़ है। सब कुछ जायज। और फिर ये कि जब उत्तर प्रदेश को ये हासिल है कि उत्तर प्रदेश जो मरकज का कॉरिडोर है, मरकज का हुँ। रास्ता है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के हसूल के लिए तो अ, तमाम कल बल छल और इसके साथ जो भी हो सकता है सब लगाया जा सकता है। बस मुझे एक शिकायत है, शिकायत क्या है, मेरा एक ऑब्ज़र्वेशन है कि मुझे ये लगा कि जो मुस्लिम जमातें हैं, उन्होंने भी अपना वज़न एक ख़ास जगह डाल दिया है, जबकि सियासत में इम्कानात और ऑप्शन भी रहने चाहिए। बेशक। दूसरी बात ये कि पोस्ट इलेक्शन क्या होना चाहिए, क्या होगा, क्या हालात हैं, जी तो अगर हम एड हॉक किस्म की बुनियाद पर वक़्ती तौर पर चीज़ें सामने आएँ और फिर उनको हल करते चले जाएँ, तो जी मुझे लगता है ये दानिशमंदी की निशानी नहीं है। जी बल्कि अच्छी कौमों को, अच्छी कम्युनिटी को अपनी जी प्लानिंग
को बहुत ही एक तवील मुद्दत की प्लानिंग करनी चाहिए कि अगर जो हम सोच रहे हैं वो ना हो, कुछ और हो गया, तो हमें क्या करना होगा? क्या करना है? क्योंकि हमारी कम्युनिटी तो बहुत ज़्यादा मसाइल से और आज़माइशों से दो चार है, दो चार और बेशक। इतनी ज़्यादा है कि वो मज़ीद उसकी तहम्मुल होगी भी नहीं होगी, या होगी तो किस तरह की होगी, ये चीज़ें सोचने की है। तो मामला 50-50 है मेरे नज़दीक। जी हालाँकि कुछ लोग सोच रहे होंगे, जो लोग ये सोचे बैठे हुए हैं कि सरकार समाजवादी पार्टी ही की बनेगी, उनके लिए ये बात तकलीफ़देह हो सकती है। बेशक। और हमारा मिज़ाज है कि हम जो चीज़ सोच लेते हैं उसके अलावा कुछ और हो तो हम जो है उसको कबूल करने को तैयार नहीं होते। तैयार नहीं होता। तो कुछ भी हो सकता है, और जी जो कुछ भी होगा, जिसकी भी सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश की सियासत मुल्क की सियासत पर बहुत दूरदर्श असरात डालने वाली है। बेशक। बीजेपी की सियासत पे भी असर डालने वाली है, इस मुल्क की सियासत पे भी डालेगी, और 2024 पर भी डालेगी। रिजल्ट ख्वाह कुछ भी हो। कुछ भी हो, बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जनाब कासिम सैयद साहब। आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आपकी बहुत अब बहुत मसरूफियात हैं आपकी, और अभी अरे नहीं, नहीं, कोई बात नहीं भाई, कुछ प्रोग्राम देखिए भी ये है। सब बस अ, मेरी ख्वाहिश थी, मैं ये चाह रहा था कि हमारे नाजरीन तक इस वक्त यूपी का इलेक्शन, जाहिर सी बात है कि हालांकि 5 स्टेट में इलेक्शन हुए, लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के इन 5 स्टेट में से 4 स्टेट को तो लोग भूल ही गए, और सिर्फ एक ही स्टेट पर। जी, जी, उनको जी जी। मालूम ही नहीं कि वहाँ भी मालूम ही चुनाव नहीं, हो रहे यानी हैं। कि खुद खुद ऐसा लग रहा है कि हम लोग जब क्या कहते हैं न्यूज हब में बैठे हुए हैं, हम लोगों के पास भी कहते हुए खबरें नहीं आ रही कि भाई 4 स्टेट का क्या हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गोवा में हंग असेंबली आने का इम्कान है। जी पंजाब पंजाब में लड़ाई बहुत टफ है, जी क्योंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद से जो जी। कांग्रेस को लग रहा था कि चन्नी को वज़ीर आला बनाकर कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी की को वहाँ पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जी। पंजाब में। पंजाब में यूपी में आम आदमी पार्टी का कहीं कोई विजिट असरात या किसी तरह का कोई तस्करा तक कहीं पर उसका नहीं पोस्टर, बैनर या उम्मीदवार तक हमको नजर नहीं आया। नज़र नहीं आए। भले ही खड़े हुए हैं, लेकिन वो कहाँ हैं, किस खित्ते में रहते हैं, किस गाँव में हैं, कुछ अता-पता नहीं चल रहा था। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी एक बड़ा फैक्टर है। जी तो अगर कांग्रेस नहीं आई, उम्मीद है कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस नहीं आई क्योंकि वहाँ दलित बहुत हैं। जी और चन्नी को वज़ीर आला बनाकर कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा जी गोया जी कि जी। आधा मरहला तय कर लिया है। हाँ हाँ लेकिन बिल्कुल। अगर आम आदमी पार्टी ने चुनाव में अपने असरात दिखा दिए, तो फिर वहाँ भी मामला हंग का हो हम के इम्कानात हैं। जी। तो लेकिन बहरहाल उस पे कोई सोच नहीं रहा, कह रहा किसी की भी आ जाए क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ वही पे कह कोई रहा हूँ ना मसला कि नहीं है। चार चार स्टेट को तो लोग भूल ही गए। बस एक दिन, जिस दिन कहते हैं भूल ही पंजाब में तो गए। एक ही दिन इलेक्शन हुआ पंजाब में, तो एक दिन पहले खबर आई, एक जी, दिन बाद में जी, जी, खबर आई खत्म हो गया कि सब। हाँ भाई पंजाब का इलेक्शन कल है, और बिल्कुल। आज खत्म हो गया। बस उसके बाद से किसी को याद नहीं है। और और पूरे आप 10 मार्च को भी यही देखेंगे जी कि 10 मार्च को भी आप भी देखिएगा कि पंजाब का और जी गोवा का और शायद मणिपुर है। अब मणिपुर है मुझे वो। देखिए, मुझे ये भी मतलब ये भी सोचना पड़ रहा है कि कहाँ हुआ था। क्या हुआ था ये जी हालत है। जी। हाँ, तो वो भी उनकी भी खबर आ जाएगी कि ये जीत गए, ये हार गए। ये हार और गए। उसके बाद पूरा फोकस जो है दिन भर आप देखिएगा सब यूपी के यूपी पे ऊपर ही ही है रहेगा, और जी। वो है भी, क्योंकि यूपी दरवाजा है। दरवाजा है तो बिल्कुल। इसलिए हाँ, तो यूपी की सियासत पूरे मुल्क को मुतासिर करती है। जी अब वो करेगी। मैंने जैसा आपसे बिल्कुल। कहा, और आप इस बेशक बात को याद रखिएगा, सरकार किसी की भी बने, समाजवादी की बने या बीजेपी बेशक। की बने या मिली-जुली कैसी भी बने, असरात बहुत दूररस होने वाले हैं बहुत इस सुंदर। मुल्क के ऊपर और हर पार्टी की सियासत पर और खुद मुसलमानों पर। तो मुसलमान। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैं अपनी तरफ से और अपनी अरे नहीं, नहीं, तमाम बसीरत ऐसी ऑनलाइन कोई टीम बात की नहीं है। तरफ से तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और इस अपने नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे साथ जुड़े रहे। और ये वाकतन कहते हैं 10 मार्च को का इंतज़ार है, लेकिन बहरहाल बहुत कुछ हद तक तकरीबन 90% तो वाजे हो चुका है। अब 10% का खेल है, वो एक दिन में वो सब खत्म हो जाएगा। वो भी तो वो भी वो भी वाज़ेह ही है। वाजह वह ही है सातवां, जी जी हाँ, बिल्कुल। हाँ 7वें मरहले में क्या होने वाला है, वो ये छठे मरहले ने बता दिया है। बता दिया है बेशक। तो सब कुछ हाँ, वाजह है, अब हाँ, इंतजार कीजिए 10 मार्च हाँ। का। और बस हम लोग तो यही कहेंगे कि भाई अल्लाह से खैर की ही दुआ मांगेंगे कि बस जो इस मुल्क बहरहाल के लिए अच्छा हो। इस मुल्क के लिए अच्छा हो, और इस रियासत के लिए अच्छा हो, मुल्क के लिए अच्छा हो। हम इसी की दुआ करेंगे, और अपने नाजरीन से भी कहेंगे कि बहरहाल दुआओं का भी एक अपना असर है, दुआ भी करें। लेकिन बहरहाल कहते हैं हमें अपने मुस्तकबल के लिए एक ठोस लाएमल बनाना होगा, और इस जानिब हमें हमारे बड़ों को, हमारी मिली तंजीमों को, हमारे मिली इदारों को थिंक टैंक के तौर पर सामने आना होगा, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं।
इसी के साथ हम अपने इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाते हैं और जनाब कासिम सैयद साहब मुस्लिम सियासत भी बदलेगी, बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, तब्दीली असद जरूरी है, नागुज़ीर है, तब्दीली तो लानी हाँ, ही पड़ेगी। अब रिवायती बुनियाद पर सियासत नहीं हो नहीं सकती, चल सकती, नहीं चल सकती, कबूल भी नहीं की जा सकती, कबूल भी नहीं की जा ये सकती। समझ। जी हाँ बेशक बिल्कुल। बेशक, बहुत अशद ज़रूरी है। अब नौजवानों को भी बहुत कुछ सोचना होगा, सिर्फ जज्बात के रोह में बहने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नौजवानों को भी बिल्कुल। हमारे नौजवान अभी भी इतने सब कुछ होने के बावजूद भी, कासिम साहब मैं माजरत के साथ आपका 1-2 मिनट लेना चाहूंगा कि जी जी। इतने सब कुछ मुल्क के हालात को बिगड़ते हुए देखने के बावजूद भी अभी भी हम जज्बात की रोह में ही बह रहे हैं। अभी तक हम संजीदा नहीं हुए। और नहीं बिलखुसूस उस जो हमारी जो जी नौजवान नस्ल है, जिसका अभी आपने तस्करा किया कि 15-16-17 साल से लेकर 25 साल 30 साल के अंदर के जो नौजवान है, अभी तक अपने आप को या अपनी हैसियत को समझने के लिए तैयार नहीं है। बस वो जज्बात की राह में बहते चले जा रहे हैं। तो इस पर भी नहीं बस उसकी उसकी नहीं नहीं उसकी उसकी एक वजह है गुफरान साजिद साहब, उसकी वजह ये है कि हमारी जो भी क़यादत है, चाहे वो मजहबी हो चाहे सियासी हो, जी उसने मुझे ये लगता है कि उसने नौजवान की क़ुव्वत और ताकत को सही तरीके से समझा नहीं, उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। सही इस्तेमाल नहीं है। बेशक। और वो इतने लाखेरे नहीं हैं। आपने उनको करीब करिए, सीने से लगाइए, उनके जज्बात को सुनिए, बिल्कुल। उनके गुस्से को समझिए, जी उनके रिएक्शन को समझिए, क्यों है ये। ऐसा नहीं कि आप उनको मुस्तरद कर दें कि नहीं ये तो नालायक हैं और ये तो सब ऐसी नहीं, हैं। पतन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर जी। सकते, कभी नहीं तो कर सकते। उनके अंदर भी एक गुस्सा है। जैसे मैंने पूरे दौरे में महसूस किया कि नौजवान बेरोजगार की वजह से, नौजवान को नौकरी न मिलने की वजह से, उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। बेहद बेशक। गुस्सा है। जी। आवारा पशु का मसला पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक छाया हुआ है, छाया हुआ है। इसका कोई जी तस्करा नहीं होता। लेकिन गांव वाले आजिज आ चुके हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जी जी, नौकरी हमने खुद नौकरी बहुत जी, करीब से इन खबरों को देखा है। जो आवारा पशु का जो मामला आपने उठाया, बहुत बड़ा मसला है। बहुत बड़ा, मतलब ये मसला मुझे पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक नजर आया। जी नौजवानों की उम्रें जा रही हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, जो खासतौर से मिलिट्री फौज में या पुलिस में जाना चाहते हैं, उनकी उम्र निकल जाती, नौकरी नहीं मिलेगी। चल। एक झुंझलाहट, एक फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर। और उस फ्रस्ट्रेशन को वो ये सोच रहे हैं कि हम अपने वोट के जरिए से उस फ्रस्ट्रेशन को निकालें, और वो निकाल रहे हैं। तो अल्लाह करे। इसीलिए कम्युनलिज्म नहीं चल पाया, हिंदुत्व नहीं चल पाया, इसी वजह से जी कि आपने आम आदमी के मसाइल को सही तरीके से एड्रेस नहीं किया। कभी उनको पकोड़े बनाने के लिए कह दिया, कभी गोबर। अब सांडों जी का गोबर आदमी जमा करेगा और उससे कमाई करेगा। मतलब नए नए नादिर फार्मूले रोजगार के जो है सरकार ने जी पेश किए हैं। जी तो जी जो जी। नौजवान पढ़ चुका है उसको तो रिएक्शन होना उसका फितरी है। तो बेशक ऐसी मुस्लिम नौजवान के मसाइल को एड्रेस नहीं किया गया है, उनको समझाया नहीं गया, उनको सीने से लगाने की जरूरत है, उनको बेशक समझने की जरूरत है। बेशक। बस मेरा कहना बहुत यह है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने नाज़रीन का भी। और इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान करते हैं और नाज़रीन से कहते हैं आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक बार फिर अपने नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि अभी हमारे यूट्यूब चैनल को पिछले हफ्ते जो है वो शीमोगा फसादात और यूक्रेन के हालात की वजह से की वीडियो दिखाने की वजह से एक हफ्ते के लिए बैन कर दिया गया था। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कल से वो फिर से जारी हो जाएगा। आप हमारे चैनल पर आएँ और अपनी मनपसंद चीज़ें देखें। और हम लोग संजीदा सहाफ़त करते हैं, संजीदा चीज़ें पेश करते हैं। आप भी संजीदा बने और संजीदगी को अपनाएं, इंशाल्लाह ताला उससे फ़ायदा होगा। जी। और बिल्कुल। कासिम साहब भी इसी के कासिम साहब का भी काम ऐसा ही है, मैं उनके काम से भी मुतासिर हूँ। और हम लोग चाहते हैं कि एक संजीदा और एक मुस्बत सहाफ़त को फ़रोग़ दिया जाए, ताकि क्या कहते हैं नौजवानों को एक सही राह मिले। हम कब तक जज्बात के रोह में बहते जाएंगे और सनसनी के पीछे भागेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ अपने इस प्रोग्राम के अख्ताम का ऐलान करते हैं और कासिम साहब का एक बार फिर अपनी जानिब से, बसीरत टीम की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया कासिम। जज़ाकल्लाह कि आपने वक्त दिया और जोड़ा और नाज़रीन तक बात पहुंचाने का मौका दिया। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह फिर जल्दी आपसे मिलते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत तो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो हमारे बड़े हैं, हमारे अरे नहीं नहीं, सरप्रस्त देखिए हैं। इस आपको तो मैं आपको तो मैं छोड़ूंगा नहीं कभी, और मैं छोड़ता अरे हूँ इंशाल्लाह ताला। आप तो हमारे साथ। जर्नलिज्म में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक बहरहाल, जैसे बराबर होते हैं। जी जी, बस बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो आपका बड़कपन है। अल्लाह जी। आपको सलामत रखे। जी, इसी के साथ आमीन अपने प्रोग्राम आमीन, बस दुआ करते रहें, हम लोग एक दूसरे के काम आते रहें और इंशाल्लाह संजीदा इंशाल्लाह। सहाफत का दामन हाथ से न छोड़ें, हाँ क्योंकि सुना छोड़ा। सच्चाई की उम्र तवील होती है, तवील झूठ होती की है। नहीं बेशक होती। बेशक जी, बेशक। ये है, थोड़ा सब्र अल्हम्दुलिल्लाह। करना पड़ता है बस। बेशक बेशक जी। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ओके रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।